शहाब नामे का एक और हिस्सा। जब कुदरतुल्लाह शहाब साहब अ, भागलपुर जो कि एक बिहार इंडिया का एक हिस्सा है, वहाँ वो असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए। शहाब साहब लिखते हैं, भागलपुर के रेलवे स्टेशन पर मुझे लेने के लिए वहाँ के कलेक्टर मिस्टर एडविन टेरी प्रेडो खुद आए हुए थे। वो मुझे सीधे अपने बंगले पर लंच के लिए ले गए। वहाँ पर उन्होंने मेरा तारुफ डीआईजी, एसपी और डीएसपी से करवाया। ये सब अंग्रेज़ अफसर थे और गालिबन मेरा जायज़ा लेने के लिए कलेक्टर के यहाँ जमा हो गए थे। खाने के बाद मैंने दफ्तर जाकर असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदे का चार्ज संभाला और सिविल क्लब के एक कमरे में रिहाइश इख्तियार कर ली। असिस्टेंट कमिश्नरी का चार्ज लेते ही मैं नौकरशाही के एक ऐसे खुद साख्ता जिंदा खाने में महबूस हो गया जिसकी तन्हाई जेल में आदि मुजरिमों की काल कोठरी से भी ज़्यादा संगीन थी। भागलपुर की आबादी 2.5-3 लाख से ऊपर थी, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया के ऊपर वाले 8-10 अफसरान आला कोलू के बैल की तरह सिर्फ अपने ही मखसूस दायरे में चक्कर काटने पर मजबूर थे। सिविल लाइन में एक दूसरे की हमसायगी में रहते थे और शाम को क्लब में जमा होकर एक दूसरे के साथ टेनिस, बिलियर्ड और ब्रिज वगैरह खेलते थे। बारी बारी से एक दूसरे के यहाँ शराब का ऑर्डर देते थे और बाहम मौका पाकर एक दूसरे के खिलाफ हस्बे तौफीक चुगलियाँ भी खा लेते थे। वक्तन फवक्तन घरों पर दावतों का एहतमाम होता था तो मेज़बान और मेहमान भी 8-10 ख़ानदान ही होते थे। अफसरान बाला के इस छोटे से हलके का बाकायदा दुनिया के साथ बस इतना ही राब्ता और वास्ता रहता था जितना कि एक ब्राह्मण का शूदर के साथ हो सकता है। अंग्रेज़ अफसर अपनी ज़ात में कितने ही मुहज़्ज़ब और मुतमद्दिन क्यों ना हों और कितने ही मुनसिफ मिजाज और बाअखलाक क्यों ना हों, उनके सामने एक और फ़क़्त एक नस्बुल ऐन होता था। वो ये कि हर हालत में और हर तरह से और हर सतह पर ब्रिटिश राज का इस्तेहकाम और बालादस्ती बरकरार रहे। जिस तरह जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है, इसी तरह इस मकसद की बराबरी के लिए उनके लिए भी सब कुछ हलाल था। ज़ाती तहज़ीब और तमद्दुन, इंसाफ पसंदी और इखलाकी इक़दार को इस बुनियादी नस्बुल ऐन के रास्ते में हायल नहीं होने दिया जाता था। भागलपुर के बाद मुझे ज़िला गया में औरंगाबाद की सब डिवीज़न का चार्ज मिला। इस सब डिवीज़न में रफ़ीगंज के नाम का एक बड़ा कस्बा था और वहाँ खाते पीते मुसलमानों की एक अच्छी खासी आबादी थी। उन दिनों सुबह बिहार के अदबी हलकों में हज़रत शफ़क़ अम्मादपुरी के कलाम का खूब चर्चा था। उनकी रुबाइयों का एक मजमूआ शाया होकर काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुका था। जब मुझे मालूम हुआ कि हज़रत शफ़क़ रफ़ीगंज ही में रहते हैं तो दिल में उनकी ज़ियारत का शौक़ पैदा हुआ। एक रोज़ रफ़ीगंज का थानेदार औरंगाबाद आया हुआ था। मैंने उनसे कहा कि मैं अगले रोज़ उनके थाने का मुआयना करने आ रहा हूँ। शामत एमाल से मैंने उनसे इतना कह दिया कि रफ़ीगंज के में एक साहब शफ़ीक अम्मादपुरी रहते हैं, मेरे पहुँचने तक वो उनका अता पता मालूम करके रखें। बस अब क्या था, बिल्ली के भागों छींका टूटा। रातों रात पुलिस के सिपाहियों ने शफ़क़ साहब का सुराग लगा लिया और निसफ शब के करीब उन्हें कुशां लाकर थानेदार साहब के रूबरू पेश कर दिया। जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि शफ़क़ साहब के मेरे साथ कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं हैं, बल्कि वो मुझे जानते तक नहीं हैं, तो थानेदार ने बड़ी तफसील से उनकी वल्दियत, जाए सुकूनत, ज़रिया मुआश, सियासी रुझानात और दीगर कवाइफ का इंतराज करके एक फ़ाइल खोली और तहरीरी तौर पर उन्हें अगली सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त दोबारा थाने में हाजिर होने का पाबंद कर दिया। अगले रोज़ दोपहर के करीब थाने की इंस्पेक्शन से फारिग होकर मैंने थानेदार
سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے معلوم کر لیا ہے کہ شفق صاحب کہاں رہتے ہیں؟ حاضر حضور، تھانے دار صاحب نے اٹینشن ہو کر جواب دیا اور ایک سنتری کو زور سے پکار کر کہا، شیخ شفق کو ترت حاضر کرو۔ آنن فانن ایک طرف سے 2-3 سپاہیوں کے نرغے میں مجرموں کی طرح گھرے ہوئے ایک سفید ریش ضعیف البدن بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے نیلے چارخانے کا تہبند اور لمبا سفید کرتا پہنا ہوا تھا، سر پر ململ کی دوپلی ٹوپی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرم و ندامت کے مارے میرا جی چاہتا تھا کہ میں شفق صاحب سے آنکھیں چار کیے بغیر ہی وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھا اور آگے بڑھ کر سلام کیا۔ شفق صاحب کو ثقل سماعت کا عارضہ تھا، اس لیے میرا سلام انہیں سنائی نہ دیا۔ تھانے دار لپک کر آگے بڑھا اور اپنا منہ ان کے کان کے پاس لا کر زور سے چیخا، ابے شیخ جی، ایس ڈی او صاحب بہادر ہیں، سلام کرو۔ شفق صاحب نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور بڑے سلیقے سے جھک کر مجھے سلام کیا۔ مجھ پر گھڑوں پانی تو پہلے ہی پڑا ہوا تھا، اب تو میں بالکل غرق ہو گیا۔ شفق صاحب کو جیپ میں بٹھا کر انہیں ان کے گھر لے گیا، بڑی منت سماجت سے اصلی ماجرا بیان سنایا اور ادبی دنیا کے چند پرچے ان کی نظر کیے جن میں میرے کچھ افسانے چھپ چکے تھے۔ جب شفق صاحب کو تھانے دار کی حماقت اور میری بے گناہی کا یقین ہو گیا تو وہ مسکرائے اور فرمایا، گنجے کے ناخنوں کی طرح اب تو یہ دعا بھی مانگنا چاہیے کہ خدا ایس ڈی او کو ادیب سے ملنے کا شوق نہ دے۔ اس حادثے کے بعد میں جب بھی کبھی شفق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہمیشہ شفقت فرمائی۔ ایک بار میں ان کے ہاں پہنچا تو وہاں ایک ہندو کوی بھی بیٹھے تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہندو کوی نے بھی ترنم کے ساتھ اپنی چند کویتائیں پڑھیں۔ اس کے بعد وہ میری طرف مخاطب ہوئے اور بولے، اچھا آپ بھی کچھ بکیے۔ کوی صاحب کے اس بے تکلفانہ انداز پر میں کچھ حیران ہوا تو شفق صاحب نے ہنس کر فرمایا کہ آپ برا نہ منائیں، ان اطراف کے ہندی محاوروں میں بکنا فرمانے کے مترادف ہے۔ بڑے بڑے جلسوں میں سب سے معزز مقرر کو اس اعلان کے ساتھ اسٹیج پر لایا جاتا ہے کہ اب ہمارے مہابکتا اسٹیج پر پدھار کر کتھا بکیں گے۔ شفق صاحب ہی نے مجھے متنبہ کیا کہ شام کے وقت اگر کوئی میزبان یہ اصرار کرے کہ ناشتے تک رک جاؤ تو اس انتظار میں ساری رات وہاں گزارنے کی حاجت نہیں، کیونکہ بہار میں شام کی چائے وغیرہ کو بھی اکثر ناشتہ ہی پکارا جاتا ہے۔ تو یہ تھا جناب شہاب نامے کا ایک ٹکڑا۔ اگلے ٹکڑے کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ شکریہ۔